हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कैरियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो सी-टेट जनवरी 2012 का पेपर है, जिसमें मैं साइकोलॉजी सेक्शन पर डिस्कस कर रही थी। कल के वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में आगे के 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के डिस्कस करूँगी, जो आने वाले सी-टेट 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, लेकिन अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो दोस्तों, मैंने आगे की वीडियो जो बताए हैं उसमें मैंने प्याजे के बारे में बताया था कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। ठीक, तो जो इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था है, ये फर्स्ट अवस्था होती है। इसमें बच्चे की उम्र 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चे में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आप ही बताइए दोस्तों, सामाजिक 2 साल का बच्चा सामाजिक मुद्दों से सरोकार होगा? नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक, थर्ड है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। 2 साल का बच्चा है, तार्किक रूप से क्या समस्या समाधान कर सकता है? ये भी नहीं होगा। फोर्थ, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। उस एनालाइज क्या कर लेगा वो? 2 साल का बच्चा एनालाइज कुछ नहीं कर पाएगा, तो सेकंड। थर्ड फोर्थ भी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड की तरफ। तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बच्चा होता है वो संवेदिक अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण उसकी विशेषताएं होती हैं इस अवस्था की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। फर्स्ट, कैसे व्यवहार किया जाना, इस पर कठोर निर्देश देकर। सेकंड, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। थर्ड, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। फोर्थ, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो दोस्तों देखेंगे हम कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि कोहल वर्ग ने बच्चों के कार्य करने की अपेक्षा उनके नैतिक न्याय के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उनके अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। सेकंड, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। थर्ड, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। फोर्थ, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि जब छोटे बच्चे बड़े बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो उनसे कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे, बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ से कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उससे पढ़ने के दौरान क्या होगा? उनके सामाजिक कौशल का विकास होगा। ठीक है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। सेकंड, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। थर्ड, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। फोर्थ, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो एक बच्चा है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को उसकी निर्योग्यता के आधार पर उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ऐसे बालकों को अधिगम और समायोजन संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वो कैसे सीखेंगे,
कैसे समायोजन करेंगे, इसका उनको सामना करना पड़ सकता है। और उनके अंदर पहले एक तो निर्योग है, वो पहली बार विद्यालय आया है, तो उसके अंदर हीन भावना का विकास हो सकता है। इसलिए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर त्रुटियां वर्ड आया है। आप हमेशा याद रखिएगा, त्रुटियां वर्ड जो है ना, होती तो वो गलती है, लेकिन ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्योंकि त्रुटियां करने के बाद ही बच्चा कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। ठीक, तो हमेशा इनको पॉजिटिव लिया जाता है त्रुटियां। ठीक है, तो पढ़ते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। फर्स्ट, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीख सकते हैं। थर्ड, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। फोर्थ, सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां हमारे जो है सामाजिक स्तर पर, भाई सामाजिक स्तर पर क्या त्रुटियां कुछ सिखाएंगी। ठीक है, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड, क्योंकि अभ्यास के द्वारा जो हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा था, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इस संबंध को अभ्यास मजबूत बनाता है। अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमजोर पड़ने लगता है और बच्चे त्रुटियां करने लगते हैं। तो मेन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। जितना बच्चे अभ्यास करेंगे उतनी त्रुटियां कम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। कल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक एक जानकारी को एकत्र करना। ठीक है, तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, देखिए अगर हम लोग देखें तो समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। इसमें हमेशा कोई भी समस्या का समाधान जब हम करने चलेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समस्या किस टॉपिक की है, या समस्या किस लिए उत्पन्न हुई है, या किस वजह से हुई है। तो भाई पहले हम जानेंगे ना कि समस्या हुई क्यों है। तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। जब उसके बाद पहला चरण पूछ रहा है ना, तो समस्या के प्रति जब आप जागरूक होंगे तब तो परीक्षण करना शुरू करेंगे, फिर जानकारी एकत्रित करेंगे, फिर अपनी कल्पनाओं का निर्माण करेंगे, कैसे समाधान किया जाए वो सोचेंगे। तो पहले उसके प्रति जागरूक तो होंगे कि समस्या आखिर हुई क्यों। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। फर्स्ट, केवल अनुवांशिकता का। सेकंड, पालन पोषण और शिक्षा का। थर्ड, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। फोर्थ, केवल वातावरण का। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन देख के आप आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चाहे वो सीडीपी सेक्शन हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी सेक्शन हो, आप क्वेश्चन देख के कैसे पॉजिटिव आंसर निकालेंगे, आज हम ये ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले तो अगर किसी भी क्वेश्चन में केवल आ रहा हो, ही आ रहा हो, हमेशा आ रहा हो, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए एक कॉपी में। केवल, हमेशा, ही, अनिवार्य, अति, ये वर्ड जो होते हैं हमेशा निगेटिव वर्ड होते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो ये हमेशा पहले ही गलत हो जाएंगे। जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, केवल अनुवांशिकता का। ये होगा ही नहीं क्योंकि केवल कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पालन पोषण और शिक्षा का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। फोर्थ क्या कह रहा है, केवल वातावरण का। ये दो हट गए। ठीक है, अब हमारे दो बचे, पालन पोषण और शिक्षा का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, अगर हम लोग देखेंगे तो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, क्योंकि अनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। ठीक है, तो अतः मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। सेकंड, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। थर्ड, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। फोर्थ, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन में भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप सेकंड देखिए। हमेशा, मैंने कहा है ना, हमेशा, अनिवार्य, केवल, ही, एकमात्र, जहाँ पर भी ये शब्द होंगे वो निगेटिव आंसर देंगे, ठीक है। तो पहले हम ये हटाएंगे। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ये भी हटाएंगे, ठीक। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलेगा। अनुशासित करना, दंड देना, ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं आता है। वर्तमान शिक्षण पद्धति जो चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक को केंद्र मान के शिक्षा की जाती है। यहाँ अनुशासन किया जाता है, लेकिन जो बालक के लिए बेहतर हो, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो अगर ये ध्यान देने वाला है कि हर बच्चा आपकी विकास दर अलग होती है, ठीक है। कोई बच्चा कि 2 साल में बढ़ते हैं, कोई 5 साल में बढ़ते हैं, उनकी विकास दर अलग है और वो सीखने की क्षमताएं, बुद्धि लब्धि भी उनकी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र, ठीक, ये हम सीखने का क्षेत्र, ठीक है। फर्स्ट व्यवसायिक, सेकंड अनुभाविक, थर्ड भावात्मक, फोर्थ आध्यात्मिक, ठीक। तो हमारा आप देखेंगे तो सीखने का क्षेत्र जो होता है अनुभाविक होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अनुभव के द्वारा ही हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है, क्योंकि सीखना अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। सीखने से ही सीखना जो होता है, अनुभव करेंगे उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो सीखने का क्षेत्र अनुभाविक है। अनुभव होना बच्चे में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि एक, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। सेकंड, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। थर्ड, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। फोर्थ, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, जब किसी कार्य को यांत्रिक रूप से अगर बार बार किया जाता है, देखिए पहली बात तो बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो ऊब रहा हो, उसने कुछ ज़्यादा बार किया हो, तभी तो वो उबेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ही नहीं। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसे क्या बात कह सकते हैं हम लोग कि बुद्धिमान नहीं है? अगर वो बुद्धिमान ना होता तो वो कार्य करता ही क्यों? वो उसमें साफ दे रहा है बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, ठीक है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी कोई, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। फर्स्ट, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। सेकंड, अपने सामाजिक मापदंड बनाना। थर्ड, समाज में बड़ों का सम्मान करना। फोर्थ, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो देखिए वही हमारी ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन सदैव अनुपालन करना, गलत, ठीक है। सेकंड देखेंगे कि अपने सामाजिक मापदंड बनाना। तो अपने सामाजिक मापदंड बनाना, चलो आगे फिर पढ़ते हैं। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, ये भी होता है। अब फोर्थ क्या कह रहा है? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। तो हम समाजीकरण की अगर बात करें, समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ बालक के प्रथम संपर्क से, जो फर्स्ट संपर्क होता है, पहला संपर्क से आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है सामाजिकरण की प्रक्रिया। जब वो पहली बार किसी से मिलता है, लास्ट तक वो किसी न किसी से मिलता ही जाता है, तो उसकी सामाजिक प्रक्रिया चलती रहती है और वह अपने सामाजिक वातावरण में अनुकूल
और समायोजन करके सीखता रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक, यहाँ हमारा क्या कह रहा है? विकास का सिद्धांत है। अब हम लोग अपने वही ट्रिक लगाएंगे। फर्स्ट, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि विकास के सभी जो होती हैं प्रक्रियाएं संबंधित होती हैं। ठीक है, विकास की दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है। देखिए, हमेशा रेखीय नहीं होगा, कभी विकास हमेशा बदलता रहता है। कभी कम विकास होगा, कभी एकदम से, क्योंकि आपने भी अगर पढ़ा होगा बालक की अवस्थाओं के बारे में, तो बच्चा 2-3 साल की उम्र में कम बढ़ता है, फिर विकास उसका ज़्यादा होने लगता है, फिर एक टाइम पे फिर थोड़ा रुक जाता है। ठीक है, और फोर्थ क्या कह रहा है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं, विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जीवन पर्यंत विकास कुछ न कुछ होता रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं: एक, फर्स्ट ऑप्शन शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सेकंड, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। थर्ड, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। फोर्थ, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो आप कहीं भी पेन कॉपी लेके आप ये लिख लीजिए, मनोविकास के क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। यहाँ आध्यात्मिक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा। जिस ऑप्शन में सामाजिक, आध्यात्मिक है वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा भी कर रही है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ के पोषण की संकल्पना को सीख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। बाकी ये तीनों जो हैं ये अधिगम के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये है क्लासिकल थ्योरी, पुनर्वलन हल ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन पावलव का सिद्धांत है। अधिगम के सक्रिय अनुबंध स्किनर का। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी तब इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। तो जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था। तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस होते हैं, संवेदना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बच्चा अपनी माँ की गोद को पहचानता है, ठीक, जब वो अपनी दादी की गोद में जाता है तो वो समझ जाता है कि मतलब उसको स्पर्श हो जाता है कि ये किसी और की गोद है, और वो बच्चा रोने लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि उसके एहसास, इमोशंस बदल जाते हैं। ठीक है, वो समझ जाता है कि ये मेरी माँ की गोद नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।